अभिषेक प्रसाद जो है अलियास पिंटू, यही किंग पिन है। सब कोई जानते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट भवन हो या जिला में हो। इनको पता है कि बिना उस व्यक्ति के यस और नो के कुछ होता नहीं है। सोरेन साहब इस राज्य के गांधी हैं। लोग जो है शिबू सोरेन जी उतने ही रिस्पेक्ट है जितना देश भर में गांधी जी को है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई को तो लीड किया ही था अलग राज्य के लिए, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। रघुवर दास ने भी वही काम किया। उनको तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो पूरा वो समाज से ही ऊपर उठ गए थे, तो समाज ने हटा दिया। हमको लगता है कि ये दुख होगा कि माननीय मुख्यमंत्री, इनके विरुद्ध में भी यदि जांच होती है और किसी प्रकार का नेगेटिव आता है तो मेरे को पर्सनली दुख होगा इस बात का। आपने पूछा मुख्यमंत्रियों के बारे में। झारखंड में ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से लगभग 19 करोड़ मिलने के बाद लगातार कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी जैसे कई नाम सामने आए हैं। ईडी की लिस्ट में और एक नया नाम जुड़ गया है, नाम है पंकज मिश्रा। आप बखूबी जानते हैं इनको, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं और इन पर 2021 के महीने में एक आरोप लगा था साहेबगंज की पहली महिला थानेदार रूपा तिर्की की हत्या का। परिवार वालों ने यह आरोप लगाया था। ईडी ने इन पर एफआईआर किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जून के महीने में 2020 में एक ऑडियो आया था जिसमें ये किसी को धमकी दे रहे थे, संभवत नाम के व्यक्ति को। उस पर ईडी ने रिपोर्ट मांगा है, एफआईआर दर्ज किया है, जांच चल रहा है। सरकार पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ईडी सीबीआई लगातार कुछ ना कुछ कर ही रही है। इन सारे मसलों पर हम बात करने आए हैं 200% वाले वकील जिनका नाम है राजीव कुमार जी से, क्योंकि ईडी की कार्रवाई जो हो रही है, इन्होंने याचिका डाली थी, फिर अभी एक याचिका डाली जिसे एक्सेप्ट किया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ से उनको सफलता नहीं मिली। तो उनसे बात करते हैं। सर, आज जो एफआईआर हुआ वो पूरा मामला क्या है? देखिए, शंभू भगत का जो से मैंने एक ठेका था कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पे, तो शंभू भगत को धमकाया जा रहा है। जब इनकी सरकार आ गई तो उस समय ये कहा जाता है, जैसा एलिगेशन है शंभू भगत का, कि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं आलमगीर आलम, वो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो वर्चुअली संथाल में अपने एरिया में टोटल जितना भी टेंडर्स होते हैं उसको सबका वही प्रायोरिटी तय करते हैं। तो उसी के लेकर के कोई टेंडर था, उसी में इनको धमकाया गया, इनके ऊपर जो है काफ़ी मारपीट भी करवाई गई। तो वही वीडियो वायरल हुआ था और हमको लगता है कि उसके बाद एक कंप्लेंट आया था ईडी में एफआईआर होने के बाद से। तो ईडी ने एज्यूम किया था उस एफआईआर को, उसी में हमको लगता है कि जांच, बीच में स्टेटमेंट शंभू भगत का रिकॉर्ड हुआ था जिसमें जैसा हमारी बात हुई शंभू भगत जी से, उन्होंने कहा था कि पूरा हमने डिटेल बताया है कि ईडी को कि क्या क्या होता है और किस ढंग से वहाँ का माफिया राज चलता है, कुछ लोगों का जो सत्ता के आज के दिन में राइट हैंड ही कहा जाएगा, उन्हीं के देख रेख में सारा कार्य होता है वहाँ पे पाकुड़ा साहिबगंज साइड में। एक अभी सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, खनन का जो मामला था, उसमें बकायदा हाई कोर्ट ने उस रीट को एक्सेप्ट किया है। ये क्या मामला? देखिए, अभी जो मामला है वो शेल कंपनियों का है, फिर माइनिंग का है, फिर आपको इसका है मनरेगा का। जहाँ शेल कंपनियों के मामले में हम लोगों का मेंटेनेबिलिटी पे बात उठी थी, राज्य सरकार ने मेंटेनेबिलिटी पे बात उठाया था, उसका लेकर के सुनवाई हुई थी पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में। उसके बाद से उसके ऑर्डर के विरुद्ध, 2 ऑर्डर के विरुद्ध जो है वो सरकार एसएलपी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से इनको कहा गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप चले जाइए ऑनरेबल हाई कोर्ट और वहाँ पे जो है आप पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगा, उसके बाद से मेरिट पे होगा। कल उसी मुद्दे पे एक ऑनरेबल कोर्ट का
एक तरह से कहिए कि ऑर्डर आया है बहुत डिटेल, जिसको हम लोगों ने अभी मिला तो नहीं है, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश के मुख्य बिंदु से ये पता लगा कि ये बहुत लंबा ऑर्डर है और उसमें हम लोगों के पक्ष में ये गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेंटेनेबल हो गया। अब हम लोग इस पे मेरिट पे बहस करेंगे। सर, पंकज मिश्रा एक बड़ा नाम है, 2021 में वो चर्चा में रहा, 22 में भी चर्चा में है। सीबीआई वाले मामले पर अभी तक क्या रिपोर्ट है आपकी, क्या हो पा रहा है? देखिए, उसमें तो रूपा तिर्की वाला जो मामला है उसमें जांच चल रही है और हमको लगता है बीच में रूपा के जो फादर हैं, मदर हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनसे भी हमारी बात हुई थी, वो लोग आए भी थे, हमारी बात हुई है, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और बहुत हद तक माननीय सीबीआई ने जांच किया है और चूंकि जांच तो बाहर आता नहीं है, लेकिन हमको पूरी आशा है कि इसमें जो है इसमें भी पूर्ण न्याय मिलेगा रूपा तिर्की को, क्योंकि ये अब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं खनन एक बहुत बड़ा विषय है पाकुड़ साहेबगंज में, और साहेबगंज एरिया जो है खनन माफियाओं का सबसे बड़ा अड्डा है। एक तरह से कहिए कि वो माफिया तंत्र राज ही वहाँ चलाते हैं माफिया लोग, और चूंकि वहाँ से बिहार जाता है आपको स्टोन चिप्स और ये सब, बांग्लादेश जाता है, बंगाल जाता है, तो ये माफिया बहुत एक्टिव हैं और तीनों जगह के, बिहार, बांग्लादेश और बंगाल, ये तीनों जगह के भी लोग एक्टिव हैं। तो ये अरबों का व्यापार है, महीना में अरबों का उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ का जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, डीएमओ हो, डीसी हो, फिर एसपी हो। हमको लगता है कि सभी लोगों के आशीर्वाद के बिना तो हो नहीं सकता। हम लोगों ने रूपा तिर्की में के केस में डाला भी था कॉल डिटेल की कैसे सीएम हाउस से मैनिपुलेट होता है और डायरेक्शन दिया जाता है वहाँ के लोगों को। तो ये अक्षर से सबके सामने है। खनन वाला मामला जैसे ही आया, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करनी शुरू कर दी। साहेबगंज में सब कुछ तोड़ फोड़ चालू हो गया, बुलडोजर चलने लगा। 2 साल तक ये सारी चीज़ें बंद थी, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, अवैध खनन चल रहा था। देखिए, ये अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ये नहीं, उसका उस ढंग से लीजिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जितने कार्रवाई कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड पे जा रहा है, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है कितने ट्रैक्टर पकड़ा है, कितने ट्रक्स पकड़ा है, कितने इन्होंने क्रेशर्स को डिस्ट्रॉय किया, कितने क्रेशर्स के जो कन्वेयर बेल्ट है उसको हटवाया, कितने के डीजी सेट हटवाए, वो सारा चीज़ हिसाब हो रहा है। ये पूरा जो हटवाया है, तोड़वाया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब कि ये सारे माइनिंग का काम पहले 2 साल में हुए हैं, तब एक दिन के हिसाब से कैलकुलेट होगा तो सभी माफिया लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा कि 2 साल में कितना कमाई हुआ होगा। मतलब आनन फानन में ये जो तोड़ने का फैसला लिया गया, ये अपने गले की हड्डी बनी। ये एक तरह से जो बोलते हैं ना, बेवकूफ़ जो होते हैं वो इसी ढंग का काम करते हैं। ये बेवकूफ़ी में ये काम हो रहा है और इनको करके ये इनके लिए भारी पड़ने वाला, आपको हम बता रहे हैं। ये बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगा कि एक जिला में इतने ट्रक्स पकड़ा है, इतने ट्रैक्टर्स पकड़ा है और इतना नाव से जाता था, इतने नाव पकड़ा है। हमने तो 13 एफआईआर लगाए हैं और 13 एफआईआर में केवल डीएमओ एफआईआर करता था विभूति नारायण की कौन है, और उसके बाद उसको भूल जाता है। ऑफिसर्स करते हैं। इवन यहाँ तक है कि नाव जो सीज हुआ है, नाव रिलीज हो गया, जो स्टोन चिप्स सीज हुआ है वो भी इनडायरेक्टली जो है उसी माफिया को जो काम करता है उसी को ऑक्शन सेल में भी दे दिया गया। तो बड़ा विचित्र स्थिति है, ये तो पूरा माफिया राज है और हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रहा है इन लोगों के लिए। सांसद निशिकांत दुबे ने कल एक ट्वीट किया सामने कि जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उन पर भी केंद्रीय एजेंसी जल्द ही अपना शिकंजा कसेगी। तो आप बार बार रूपा के दौरान से ही कह रहे हैं कि सब कुछ कांके से चलता है, हाँ कांके आओ यहाँ से चलता है, तो क्या आप भी मानते हैं कि ईडी वहाँ भी जाएगी? देखिए, अभिषेक प्रसाद जो है अलियास पिंटू, यही किंग पिन है, सब कोई जानते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट भवन हो या जिला में हो।
इनको पता है कि बिना उस व्यक्ति के यस और नो के कुछ होता नहीं है। आज के दिन में सरकार डीएमओ को धमका रही है, जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन आया, कि आप लोग क्यों जा रहे हैं ईडी के पास। यदि ईडी को बुलाना होगा तो सरकार के थ्रू आएगी। ये कुचक्र चल रहा है ये लोगों का, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये तो होना ही है, उनको तो जाना ही जाना है, कौन रोकेगा उसको। क्योंकि उसका तो यदि एक आम शहरी होने के नाते एक आम लोगों ने जो एक हम लोगों ने पिटीशन डाला था रूपा तिर्की के केस में, जिसमें कॉल डिटेल डाली हुई है, तो कॉल डिटेल एक व्यक्ति यदि ऑब्टेन कर सकता है और ऑब्टेन करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष दे करके ये प्रूव कर सकता है कि देखिए कितनी 100 बार जो है डीएमओ, डीटीओ और वहाँ के जितने भी लोग हैं, डीएसपी, आईओ, इंस्पेक्टर, ये लोग उनके पेरोल पे हैं और क्या करते हैं। तो ये चीज़ तो जांच एजेंसियों के सामने यदि वो सारा चीज़ खुला हुआ है, उनका जब निकालेगा व्हाट्सएप चैट डीएमओ का निकालेगा, व्हाट्सएप चैट डीसी का निकालेगा, व्हाट्सएप चैट डीएसपी का निकालेगा, तो कितना ट्रक पकड़े, कितना ट्रक का हिसाब हुआ, कितना ट्रक नहीं पैसा ये लोग जमा किए, वो सब चीज कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए एक तरफ वो, दूसरे तरफ ये कार्रवाई को कैलकुलेट करा लिया जाएगा, तो मालूम होगा कितना इलीगल माइनिंग हो रहा था और 2 साल में इन लोग कितना कमाया होगा और किसको कितना पैसा गया होगा। स्टेटमेंट तो डीएमओ दे ही रहे हैं ना। एक और चीज आपको हम बता दें, आज के दिन में सरकार डीएमओ को धमका रही है, जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन आया, कि आप लोग क्यों जा रहे हैं ईडी के पास। यदि ईडी को बुलाना होगा तो सरकार के थ्रू आएगी। ये कुचक्र चल रहा है ये लोगों का, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ईडी मेरे तक आती है तो वो बेहतर नहीं होगा, तो ये तो धमकी है ईडी को डायरेक्टली, संवैधानिक संस्था। सभी लोग बोलते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ईडी और सीबीआई को जिसके यहाँ जाना होगा जाना ही पड़ेगा, वो जाती ही है। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, कोई बोले कि नहीं आ सकती है या आ सकती है, वही ऑप्शन किसी एक्यूज का नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि जांच एजेंसी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये एक्यूज नहीं बताएगा, जिस पे एलिगेशन है वो नहीं बताएगा। ये तो जांच एजेंसी तय करती है कि हमको क्या करना है नहीं करना है, एज पर देयर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी के लिए आपने भारत रत्न की मांग की थी। जी। और बेटा को जेल भेजवाने में लगे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो जांच चाहते हैं। देखिए सोरेन साहब इस राज्य के गांधी हैं। लोग जो है शिबू सोरेन जी उतने ही रिस्पेक्ट है जितना देश भर में गांधी जी को है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई को तो लीड किया ही था अलग राज्य के लिए, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। और जहाँ तक हम जानते हैं गुरुजी को, जहाँ तक हम समझे हैं कि गुरुजी एक नेक इंसान है। लेकिन देखिए अब क्या है कि इसी नेक इंसान के लिए हमने भारत रत्न मांगा का डिमांड किया है, और आज भी हम कायम हैं, क्योंकि वो आदमी रियली बहुत बड़े आदमी है। उनका जो सोच है, एक बार ऐसी उनका इंटरव्यू आया था बहुत पहले, वो बोले कि अरे हमको एग्रीकल्चर जो सेक्टर है झारखंड का उसको मजबूत करना है। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत कर लेंगे तो हम लोग का झारखंड बहुत आगे जाएगा। ये सोच जो है ना, ये वो जानते हैं कि नीचे लेवल से लोग हम कहाँ कनेक्ट होंगे। हो सकता है कि उनके पुत्र जो हैं, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अलग ढंग से पले हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन गुरुजी का जो सोच है वो एकदम जमीनी स्तर का सोच है। वो जमीन से जुड़े हुए हैं नेता हैं, और वो जानते हैं कि यहाँ झारखंड के लोगों का और झारखंडियों का कैसे कल्याण होगा। वो यदि उनके सोच के हिसाब से चलता तो ये कभी ये नौबत नहीं आता कि आज उनके खिलाफ ईडी और उनके खिलाफ सीबीआई चल रही। तो बातचीत नहीं करते हैं दोनों बाप बेटे? देखिए गुरुजी का एज हो गया है, और ऐसा नहीं है कि बात नहीं होता होगा। गुरुजी तो अब चूंकि बापे बेटा का बात है, तो पिता पुत्र की हम कैसे बोल सकते हैं, बात होनी ही होना है। एक ही घर में रहना है सभी वो लोग, और गुरुजी का आशीर्वाद, उन्हीं के पुत्र हैं तो उन्हीं के। तो गुरुजी को अंधेरे में रख के ये सारी चीजें की जा रही है। गुरुजी का अब एज भी हो गया है, वो उम्र भी हो गया है। गुरुजी जब एक्टिव रहे हैं तो उनका एक अलग प्रखर व्यक्तित्व रहा है। वो इस सब से मतलब बाकी नेता और उनमें जमीन आसमान का फर्क मानते, वो कहीं कोई मैच नहीं कर सकता गुरुजी का। अच्छा, राजनीति से किसी प्रकार की आपको दिक्कत है क्या? एक मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जेल भिजवा दिया आपने, रघुवर दास के पीछे आप लगातार पड़े रहे, वो भी जेल जाने की स्थिति में है।
जिन मुख्यमंत्री के 2 साल हुआ इनका ठीक से कुर्सी में बैठ नहीं पाए, इनके पीछे भी आप पड़े हुए हैं, तो राजनीति से दुश्मनी है या कुछ और है? जहाँ तक जांच एजेंसियों की बात है तो देखिए क्या होता है कि कोई भी यदि व्यक्ति है या पर्सनालिटी है, जैसे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, वो उनके कर्म जो ऐसा करते हैं कि वो आम लोग बड़ी दुखी होते हैं। आपको याद होगा कि ये पूरा रूपा तिर्की के बाद से ऐसा एक माहौल बनता चला गया कि सरकार के विरुद्ध में एक माइंडसेट लोगों का, माने एक माहौल बन गया, लोगों में एक उबाल था कि नहीं सरकार को तो स्वयं ही उसको रेफर कर देना चाहिए सीबीआई को, उसको नोटिफाई करके और नोटिफिकेशन के साथ जो है मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, थोड़ी दूर पे तो है उनका रूपा का फैमिली जो रहती है, और उनके यहाँ जा करके और गले मिल लेने से क्या होगा उनके फादर से? हम क्या होते हैं? हमको तो उन्हीं लोगों ने बैठाया है ना। हम यदि आज मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री हम स्वयं नहीं हैं, मुख्यमंत्री उनके द्वारा बैठाया है। आपको याद होगा कि अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो एक कोर्ट में कहा था, कौटिल्य अर्थशास्त्र का उन्होंने उदाहरण दिया था उनके प्रवचन कि राजा जो है प्रजा के सुख में अपना सुख देखता है। राजा जो है कभी भी अपने सुख में प्रजा का सुख नहीं देखता है। ये उल्टा हो गया है, यहाँ राजा जो है अपने ही सुख में प्रजा का सुख देखने लगा है। इसलिए देखिए क्या है ना, प्रजा आपसे अलग हो जाएगी। रघुवर दास से प्रजा अलग हो गई, तो सेंटर में भी बीजेपी थी, राज्य में भी बीजेपी थी। इतना बड़ा लेवल पे जो है मास कैंपेनिंग हुआ, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय आए, गृह मंत्री महोदय आए, मुख्यमंत्री जी का अपना व्यक्तित्व और अपना था उस समय के रघुवर दास जी का, काम नहीं आया ना। काम कैसे आएगा? जो राजा जो है वो स्वयं प्रजा के सुख में अपना सुख देखने लगा था। रघुवर दास ने भी वही काम किया। उनको तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो पूरा वो समाज से ही ऊपर उठ गए थे, तो समाज ने हटा दिया। हमको लगता है कि ये दुख होगा कि माननीय मुख्यमंत्री, इनके विरुद्ध में भी यदि जांच होती है और किसी प्रकार का नेगेटिव आता है तो मेरे को पर्सनली दुख होगा इस बात का। आपने पूछा मुख्यमंत्रियों के बारे में, देखिए मधुकोड़ा के टाइम में मास स्केल लूट चल रहा था, ऑलमोस्ट सभी मंत्री लूट में मगन थे। ईडी ने भी जांच की, इनकम टैक्स ने भी जांच किया, सीबीआई ने भी जांच किया। अभी देखिए इस सरकार में नहीं चाहते हुए भी इतना लूट मचा हुआ है। माइनिंग में हर एक ब्यूरोक्रेट जो है लूट में संलग्न है। एक ब्यूरोक्रेट्स के 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हो गई है। आज जांच कराया जाए तो कम से कम यहाँ 50 ब्यूरोक्रेट्स होंगे, 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। 10-20 करोड़ वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे। तो वो किनका पैसा? हमारा आपका पैसा, हम टैक्स देते हैं। तो ये अधिकार तो है कि जांच हो, यदि उसमें क्लीन होंगे तो फ्री है, यदि क्लीन नहीं होंगे तो जो सब न्याय व्यवस्था के सामने किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े लोगों को भी घुटने टेकने पड़े हैं। कौन हिम्मत कर सकता है न्याय व्यवस्था के सामने? आप एलएलएम का एग्ज़ाम लिख रहे थे, आखिरी सवाल है, एलएलएम का एग्ज़ाम लिख रहे थे और किसी एक हियरिंग के कारण आपका एग्ज़ाम छूट गया। क्या मेरा 4 पेपर में 3 पेपर हो गया था, लेकिन फर्स्ट डे जो हियरिंग थी उस दिन मेरा चौथा पेपर था एलएलएम का। यही शेल कंपनी? हाँ, शेल कंपनी का। हम 12 बजे दिन तक वेट करते रहे कि माननीय न्यायालय में केस टेकअप होगा तो हम इसको सुनवाई करके मैंने आर्गुमेंट करके निकल लेंगे। रांची कॉलेज जाना था, वहीं सेंटर था। लेकिन जब हमको लगा कि झारखंड बड़ा है मेरे एग्ज़ाम से, बहुत बड़ा है, झारखंड का इंटरेस्ट मेरे पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो छूट गया। अगला बार फिर हो सकता है। हमने ये सोचा कि ये एग्ज़ाम तो हम दे लेंगे, लेकिन झारखंड के एग्ज़ाम में फेल कर गए तो लोगों को ये मैसेज आएगा कि ये आदमी मैनेज हो गया, कंधा मैंने अपने को क्या कहा जाए कि मैनेज हो गया, और एक तरह से कहिए कि वो पीठ दिखा के भाग गया, जो हम कभी भी ज़िंदगी में होने नहीं दिए हैं, ना होने देंगे।